हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 के दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 5 के दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। चैप्टर 5 के दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो रहा है, पादप हार्मोन्स के मुख्य उदाहरण लिखें एवं ऑक्सिन के प्रभावों का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा पादप हार्मोन्स के मुख्य उदाहरण है। पादप हार्मोन्स के मुख्य उदाहरण यानी कि पादप हार्मोन में पेड़ पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, ये 3 प्रकार के हार्मोन्स हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। और नीचे भी दिया गया है एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ये 5 हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। पहले ऑक्सिन के बारे में देख लेते हैं। ऑक्सिन हार्मोन्स, ऑक्सिन के प्रभाव। पौधे के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषण होने वाली एक कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायक करते हैं। जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ये ऑक्सिन प्ररोह के छाया वाले भाग की ओर विसरित हो जाते हैं। कोशिका दीर्घन के द्वारा ये ऑक्सिन तने की वृद्धि में सहायक होते हैं, यानी कि ये ऑक्सिन जो है वो तने को विकसित करता है, यानी कि बढ़ाता है। यह स्तंभ के शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पसर्व शाखाएं निकलने लगती है। ये प्रायः बीजरहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पौधे में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे है, पौधे में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ पादप हार्मोन्स या फाइटोहार्मोन्स कहते हैं। ये पौधे में विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। यह एवं एक विसर्जन द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुँचते हैं। बहुत से कार्बनिक यौगिक जो पौधे से उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु पादप हार्मोन्स की तरह ही कार्य करते हैं, उन्हें भी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं और आगे है यहाँ पे, पौधे में विशेष कोशिका द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिन्हें पादप हार्मोन्स कहते हैं। पादप हार्मोन्स वृद्धि व विकसित तथा वह वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। ये पादप हार्मोन्स क्रिया स्थान से दूर कहीं स्रावित होकर विसरण द्वारा उस स्थान तक पहुंचकर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, जिबरेलिन्स एवं साइटोकाइनिन के कार्यों का विवेचना करें। जिबरेलिन्स एवं साइटोकाइनिन के कार्यों का विवेचन करें। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग जिबरेलिन्स के कार्य को देखेंगे। कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन द्वारा एक पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। और दूसरा हो गया, इसके उपयोग से वृहद आकार के फूल का उत्पादन होता है। फूल और फलों का उत्पादन किया जाता है। और तीसरा कार्य देख लेते हैं, बीज रहित फलों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। जिसमें बीज नहीं होता है फलों में, उसके उत्पादन में ये सहायक होता है। और साइटोकाइनिन के कार्य देख लेते हैं। साइटोकाइनिन हार्मोन्स का कार्य, यहाँ पे पहला कार्य है, ये जीर्णार्थ को रोकते हैं एवं पर्णरहित को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं, यानी कि पत्ती को गिरने नहीं देते हैं बहुत समय तक। इससे पत्तियां अधिक हरी और ताज़ा रहती हैं।
और यहाँ पे तीसरा कार्य देख लेते हैं, फलों और बीजों में इनकी सांद्रता अधिक रहती है। फलों और बीजों में इनकी सांद्रता अधिक रहती है। और यहाँ पे आगे अगला क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करें। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे है, तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। यह विशेष रूप से लंबी होती है। इसमें जीव द्रव से घिरा हुआ केंद्रक होता है। जीव द्रव से डेंड्राइट्स नामक अनेक छोटी छोटी शाखाएं निकलती है। इन शाखाओं में एक शाखा अधिक लंबी होती है, इसे एक्सॉन कहते हैं। यह संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है। कोई भी तंत्रिका कोशिका सीधी दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी हुई नहीं होती है। इनके बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं जिसमें बहुत ही समीप का संवहन होता है। इसे अनार्थग्रहण कहते हैं। यदि हमारे पैर में दर्द हो तो इसकी सूचना पैर में स्थित संवेदी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स ग्रहण करते हैं। तंत्रिका कोशिका उसे विद्युत संकेत में बदल देती है। यह विद्युत संकेत तंत्रिकाक्ष के द्वारा प्रवाहित होता है। अंतःग्रंथि में यह मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क संदेशों को ग्रहण कर उस पर अनुक्रिया करता है। प्रत्येक तंत्रिका इस अनुक्रिया पर पैर की पेशियों तक पहुंचाई और पैर की पेशियों में उचित अनुक्रिया करती है। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार के हैं। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे 3 प्रकार के। संवेदी तंत्रिका कोशिका शरीर के विभिन्न भागों में यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर ले जाती है। और दूसरा हो गया प्रेरक कोशिका, यह मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक पहुँचाती है। और यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा यहाँ पे बहुध्रुवी तंत्रिक कोशिका, यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की तरफ और मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाने का कार्य करता है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, न्यूरॉन का ये चित्र है। न्यूरॉन का ये चित्र यहाँ पे जो छोटे छोटे दिख रहे हैं टहनी के आकार के डेंड्राइट्स हैं। यहाँ पे साइटॉन और केंद्रक यहाँ पे है। इसी प्रकार से इसका रचना दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन करें। मनुष्य के मस्तिष्क का संरचना का वर्णन करें। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे, मनुष्य का मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की ही होती है। मस्तिष्क खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। यह चारों ओर से तंतुमय संयोजित ऊतक की एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे मिनीनिज कहते हैं। यह झिल्ली कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबावों से बचाता है, मेनिनिज। और आगे यहाँ पे, और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य भरा होता है। मस्तिष्क की गुहा में भी इस द्रव्य से भरी होती है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य मस्तिष्क के बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने में मदद करती है तथा मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। मनुष्य का मस्तिष्क अन्य कशेरुकों की अपेक्षा ज़्यादा जटिल और विकसित होता है और इसका औसत आयतन लगभग 1950 ml तथा इसका औसत भार करीब 1.5 kg होता है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। यहाँ पे इसका देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क पहले हो गया। अग्र मस्तिष्क यह 2 भागों में बनता है, यानी कि इसके 2 भाग होते हैं, प्रम मस्तिष्क या सेरिब्रम
यहाँ पे डायनोसेफलॉन प्रमस्तिष्क, पहला इसका प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे यह मस्तिष्क के शीर्ष पश्चर्म तथा पश्च भाग को ढके रहता है। यह एक अनुदैर्ध्य खाच द्वारा दाएं एवं बाएं भागों में बटा होता है, जिसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। यहाँ पे मस्तिष्क का, मनुष्य के मस्तिष्क का चित्र दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। मानव में किसी बात की सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को रोकने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट के जैसे अनुभव क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। आगे देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क के दूसरा भाग यहाँ पे है डायनोसेफलॉन। अग्र मस्तिष्क का यह भाग प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा ढका होता है। यह कम या अधिक ताप का आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और यहाँ पे मस्तिष्क का दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क स्टेम की ऊपरी भाग है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं कई समूह में उपस्थित होते हैं। इसमें तंतु संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रण करने के केंद्र होते हैं। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का तीसरा भाग पृष्ठ भाग में अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम एवं आधार भाग में मस्तिष्क स्टेम मिलकर पश्च भाग बनते हैं। यानी कि ये दो जो मस्तिष्क के भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क और यहाँ पे मस्तिष्क स्टेम, ये मिलकर पश्चिम मस्तिष्क बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। मस्तिष्क शरीर के मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स के कार्य का उल्लेख करें। यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इस प्रकार हैं। पिट्यूटरी, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। और यहाँ पे दिया गया है पैराथायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, अग्न्याशय या लैंस की दीपिकाएँ, जनन ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि दो मुख्य भाग अग्रपिंडक में बटा होता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं। अग्रपिंडक द्वारा स्रावित एक हार्मोन्स वृद्धि हार्मोन्स कहलाता है। यह शरीर की वृद्धि, विशेषकर हड्डियों तथा मांसपेशियों में के वृद्धि को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन्स के अधिक मात्रा में स्राव से मनुष्य को लंबाई औसत से बहुत अधिक बढ़ जाती है, हड्डियां भारी तथा मोटी हो जाती है। इस अवस्था को वृद्धार्थ या हाइजोगेमटिज्म कहते हैं। वाली अवस्था में इस हार्मोन्स के कम स्राव से शरीर में वृद्धि रुक जाती है, जिससे मनुष्य में बौनापन हो जाता है। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं। अग्रपिंडक द्वारा स्रावित एनी हार्मोन्स नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। एक एनी हार्मोन्स मादा के स्तनों में दूधक स्राव के लिए उत्तेजित कराता है। पश्चपिंड द्वारा स्रावित हार्मोन्स में शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। पश्चपिंड के स्राव से एक अंदर हार्मोन्स मादा में बच्चे के जनन में सहायक होता है। और यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन, एडिनल और जनन ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स और उनके कार्यों का उल्लेख करें। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे एडिनल ग्रंथि, जिसे सुप्रीनियल ग्लैंड भी कहते हैं, यह प्रत्येक वृक्क के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित रहती है। इसके दो भाग कर्टिकॉक्स एवं मेडुला होते हैं। ये दोनों भाग कार्यात्मक रूप से तथा उत्पत्ति में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एडिनल ग्रंथि कॉर्टेक्स से निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला यहाँ पे देख लेते हैं
टियस। यह हार्मोन्स भोज्य उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय का नियंत्रण करते हैं। शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स के नियंत्रण में सहायक करता है। और दूसरा यहाँ पे मिनरलोकार्टिक्यावेटस, यहाँ पे इसका नाम भी बहुत चढ़ा दिया गया है। इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिका द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में एनी लवणों की मात्रा का नियंत्रण करता है। यह हार्मोन शरीर में जल संतुलन को भी नियंत्रित करता है। और यहाँ पे तीसरा है लिंग हार्मोन्स। यह हार्मोन्स पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्य लिंकों वालों को आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करते हैं। उपयुक्त तीनों हार्मोन्स एड्रिनल द्वारा स्रावित होते हैं। एड्रिनल मेडुला द्वारा निम्न हार्मोन स्रावित करते हैं। पहला एपिनेफ्रिन। यह भय, गुस्सा, उत्तेजना, तनाव के कारण स्रावित होता है। इसके स्राव से चेहरे पर तनाव, गुस्सा, भय आदि भाव स्पष्ट दिखाई देता है। यह रक्त शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरा हो गया नॉरपिनेफ्रिन। यह हृदय पेशियों की उत्तेजनाशील एवं संकुचनशीलता को तेज करते हैं। फलतः रक्तचाप बढ़ जाता है। इस कारण रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है। जनन ग्रंथि। जनन कोशिकाओं के निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य के अतिरिक्त जनन ग्रंथि में अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में भी यह कार्य करती हैं। अगला यहाँ पे अंडाशय के द्वारा कई हार्मोन स्राव होता है। बालिकाओं के शरीर में यौन अवस्था में होने वाले सभी परिवर्तन इन हार्मोन्स के कारण ही होता है। अगला है वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स को एंड्रोजेंस कहते हैं। सबसे प्रमुख एंड्रोजेंस हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह हार्मोन्स पुरुषोचित लैंगिक लक्षण के परिवहन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन थे, जिसका इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।